नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज़ वेल। स्वागत है आपका जेके एग्ज़ाम क्रैकर में। दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी साहिल ठाकुर। और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4 है ये आज का। लेक्चर नंबर 4 में आज हम डिस्कस करेंगे मोस्टली जो है इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जो थी यूरोप की। यूरोप का मैप आपको आना चाहिए, उसमें काफ़ी सारी सिटी या स्टेट जो हैं वो मैंने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया है। अगर आपको वो मैप अच्छे से आता है तो एटलीस्ट आप कंट्री के बारे में जानेंगे तो आपको थिंकर के बारे में सोच सकते हो कि वहाँ पे ये एक्टिविटी हो रही थी कोऑपरेटिव को लेके। ओके, नेक्स्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जो आज की हम पढ़ेंगे, उनका आइडिया क्या था कोऑपरेटिव मूवमेंट को लेके वर्ल्ड वाइड में, वो पढ़ेंगे। मोस्टली क्या था, जितने भी ये स्कॉलर हैं वो हम पढ़ें वो सोशलिस्ट आइडिया वाले थे। ठीक है, सोशलिस्ट आइडिया हो गया वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए सोचते थे वो। अब मोस्टली हम देखें जैसे कैपिटलिस्ट आइडिया क्या हुआ, कैपिटलिस्ट वाले जो होते हैं वो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में होते हैं। ओके, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो कैपिटलिस्ट के पास होता है प्रॉफिट के लिए। सोशलिस्ट आइडिया जो होते हैं वो सोशलिज्म पे बिलीव करते हैं। सोशलिज्म मीन्स वेलफेयर ऑफ द सब लोगों का वेलफेयर के लिए सोचते हैं वो। ओके, नेक्स्ट जो है कौन कौन से अगर माना जाए तो ये जो कार्ल मार्क्स हैं, ये पॉलिटिकल साइंस में आते हैं कार्ल मार्क्स। वहाँ पे माना जाता है कि इनको गॉड ऑफ वर्कर बोला जाता है। ठीक है, गॉड ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स को। और मोस्टली जितने भी हम थिंकर पढ़ेंगे वो सोशलिस्ट आइडिया वाले ही पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से थिंकर पढ़ने वाले आज, सबसे पहले हम देखेंगे रॉबर्ट आउन को। ठीक है, जिनको माना जाता है जब भी आएगा क्वेश्चन फादर ऑफ कॉपरेशन तो रॉबर्ट आउन जो है वो फादर ऑफ कॉपरेशन है। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डॉक्टर विलियम, जिनको बोला जाता है पोर्ट्समैन डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर पे चार्ल्स फोरियर, उनका नाम आएगा। फिर हम पढ़ेंगे रेफसन मॉडल जो है रूरल कोऑपरेटिव के बारे में बोला है उन्होंने, ये पढ़ेंगे। फिर रॉस्टेल मॉडल। ये आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होगा लेकिन ये 5 के 5 हम ट्राई करेंगे कि इसी लेक्चर में खत्म हो जाए। ओके, इसको डिटेल में देखेंगे और लेक्चर को एंड तक देखना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। ओके, इस लेक्चर के बाद आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे जितने भी, क्योंकि इसका फर्स्ट जो आपके सिलेबस का कंपोनेंट है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, तो लेक्चर 4 जो हैं उसी पे हैं और उस पे एमसीक्यू जो है हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे टॉपिक हमारे खत्म होंगे वैसे वैसे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके, रॉबर्ट आउन जो है फादर ऑफ कोऑपरेटिव बोला जाता है इनको। ठीक है, फादर ऑफ कॉपरेशन जब भी आएगा एमसीक्यू तो आंखें बंद करके रॉबर्ट आउन को टिक करना। ठीक है, ये कहाँ के थे, ये इंग्लैंड के थे सबसे पहले। ठीक है, इनकी जन्म क्या हुआ है वो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन अगर करना है आपने याद कर सकते हैं। ठीक है, ये इंग्लैंड से थे और मोस्टली इनका आइडिया क्या था, इनका आइडिया ये था कि देखो ये बिजनेस में चले गए थे जब इनकी एज क्या थी 9 से 19 तक। ठीक है, एंगेज्ड इन रिटेल बिजनेस बिटवीन द एज ऑफ 9 और 19 के बीच में ये बिजनेस में चले गए। ठीक है, और 19 की एज में इन्होंने एक पार्टनरशिप बनाई, फर्स्ट पार्टनरशिप मैन्युफैक्चरर, और इन्होंने अपनी जो मतलब फैक्ट्री मानो आप, वो उन्होंने बनाई सबसे पहले जो है फाइन कॉटन यार्न फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ये बनाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सोचो एक बच्चा जो है 9 साल से लेके 19 साल के बीच में एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने सिंपल सी स्टार्ट किया था, क्या, एक फैक्ट्री सेटअप जो किया था उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसी में इनकी जो बिजनेस जर्नी थी वो स्कॉटलैंड से स्टार्ट हुई 1798 में। और 2 इंसिडेंट जो मेजरली हुए इनके साथ, वो इन्होंने शादी की इसकी डेल के साथ, मिसिस डेल। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उन्होंने शादी की और ये कहाँ के थे, और इन्होंने विजिट किया फिर लेनार्क में। ठीक है, और लेनार्क में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इन्होंने शादी कर दी उसके बाद ये एक मैनेजर बन गए किसके, मिल्स ऑफ न्यू लेनार्क ट्विस्ट कंपनी के। ओके, अब ये आपको इतना आइडिया हो गया कि ये इनका जन्म कब कहाँ हुआ, इंग्लैंड में। और मोस्टली ये 9 साल और 19 साल के बीच में ही उन्होंने बिजनेस के बारे में इनकी थिंकिंग डेवलप हो चुकी थी और उन्होंने अपनी फैक्ट्री, पहले तो पार्टनरशिप में काम किया, फिर बाद में अपनी फैक्ट्री खोली और बाद में यही मैनेजर बन गए लेनार्क ट्विस्ट कंपनी के। ओके, नेक्स्ट जो है इन्होंने रिफॉर्म किया लाई। अब इनको फादर ऑफ कॉपरेशन बोलते तो इसका मीन्स ये हुआ कि कहीं ना कहीं इनका कोई रोल रहा होगा, ऐसे थोड़ी ना वर्ल्ड वाइड में किसी को फादर बोला जाएगा। ओके, गांधी जी को बोला जाता है फादर ऑफ इंडिया, तो गांधी जी का योगदान है तभी उनको बोला जाता है। ठीक है,
अब इनको कोऑपरेटिव का फर्दर बोला जाता है, इनका कोई रोल होगा वो हमने देखना है डिटेल में। ओके, इन्होंने सबसे पहले फाउंड की न्यू लनार्क जो है, ठीक है, जो हमने अभी जस्ट देखा, हमने कंपनी का नाम लनार्क ट्विस्ट कंपनी, ठीक है, उनके मैनेजर बन गए थे। और इन्होंने क्या देखा, जब ये इंग्लैंड में थे, उन्होंने देखा बहुत सारे लोग जो हैं बेरोजगार थे, गरीबी थी, बेकार बैठे होते थे, तो अनएम्प्लॉयमेंट देखी उन्होंने। बहुत सारे लोग जो है जो अनएम्प्लॉयड थे, जिनके पास गरीबी थी, वो कहीं ना कहीं इंडल्ज देखी उन्होंने, क्राइम में या फिर कर्जे में ही दबे हुए थे इन्होंने। और मोस्टली जो हेल्थ कंडीशन थी एट द टाइम ऑफ इंग्लैंड की, उन्होंने बहुत बुरी देखी। एज ए सोशल थिंकर, मैंने बोला हम सोशलिस्ट थिंकर ही पढ़ेंगे, ये सोशल थिंकर थे। उन्होंने जब लनार्क की जो कंडीशन देखी, बहुत मतलब गंदी कंडीशन थी, वर्स्ट कंडीशन थी, और उन्होंने बोला कि ये मानते थे कि जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है किसी के माइंड के शेप को, ठीक है, किसी के माइंड की और पर्सनैलिटी पे काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट का प्रभाव रहता है, ठीक है। अब इन्होंने किया क्या, देखो हमने पढ़ना है कि सबसे पहले तो ये रिफॉर्म्स क्या क्या लाई इन्होंने क्या किया, जितने भी वर्कर थे उनकी वेजेस को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी। और ये एज ए सोशलिस्ट का मतलब ही क्या है, सोशलिज्म जो फिलॉसफी है वो डील करती है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। और अगर ये वेलफेयर ऑफ सोसाइटी सोशलिज्म बिलीव करते तो एज ए सोशलिस्ट थिंकर जो थे, इन्होंने क्या किया कि हम वेजेस जो हैं इनको बढ़ा देंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी, गरीबी ज़्यादा थी, तो वैसे करके ही उन्होंने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या किया, वेजेस बढ़ा दी। दूसरा उन्होंने क्या कर दिया, जो वर्किंग आवर थे, काम करते थे जो फैक्ट्री में लोग, उनका क्या किया उन्होंने 19 से 10 आवर कर दिए, और जितने भी प्रोडक्ट थे उनको लो कास्ट में एज ए सर्विस मोटिव उन्होंने प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। ओके, और प्रैक्टिस जो थी चाइल्ड लेबर की 10 साल से नीचे उन्होंने बंद कर दी। अपनी फैक्ट्री में उन्होंने क्या कर दिया, मोस्टली बंद कर दिया उन्होंने, कि 10 साल से नीचे कोई बच्चा काम नहीं करेगा। इसी के रिजल्ट में क्या हुआ, ब्रिटेन की गवर्नमेंट इससे इन्फ्लुएंस हुई और उन्होंने फैक्ट्री एक्ट 1918 पास किया, 1819 जो पास किया इंग्लैंड में। ओके, किसको इन्फ्लुएंस करके, इनका ही रॉबर्ट टाउन, ओके, इनके इन्फ्लुएंस से उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल खोले, फ्री मेडिकल एड दी वर्कर को। तो आपको पता चल गया कि इतना उन्होंने काम किया। देखो अभी तक ऐसा काम गवर्नमेंट ने नहीं किया जो इस बंदे ने कर दिखाया, ठीक है। वर्कर की वेजेस बढ़ा दी, पॉवर्टी को ठीक करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए वर्कर की, उन्होंने सोचा कि अगर वर्कर की कंडीशंस पॉवर्टी की है तो इनको हम बाहर तभी गरीबी से निकाल सकते हैं जब तक इनकी सैलरी को इंक्रीज नहीं किया जाएगा। तो उनकी वेजेस बढ़ाई, काम करने का जो घंटे थे मतलब आवर्स थे उनको कम किया, चाइल्ड लेबर को जो है वो कम किया, एजुकेशन के लिए उन्होंने काफ़ी सारा काम किया, हेल्थ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया, हेल्थ एजुकेशन भी दी उन्होंने, हेल्थ के लिए भी और एजुकेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम किया। इसी से इन्फ्लुएंस होकर गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड जो है उन्होंने एक फैक्ट्री एक्ट बनाया और उन्हें लिमिटिंग कर दिया कि 12 घंटे ही काम करेंगे जो भी काम करेंगे। ओके, अब इन्होंने सेल्फ सपोर्टिंग कॉलोनीज बनाई जिनको बोला जाता है न्यू मॉरल वर्ल्ड। अब इसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान से देखना है, जितने भी डिफरेंट कलर हैं ये आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आ सकता है, तो आपने डायरेक्ट वही मतलब क्लिक करना है कि आपने पढ़ना ही पढ़ना। रॉबर्ट टाउन आफ्टर हैविंग इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन हिज मिल्स अपील टू द गवर्नमेंट टू एनफोर्स हिज आइडियाज ऑन द फैक्ट्री सिस्टम। तो मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने जो है ये इन्होंने लॉ जो है इसी पे ला लिया, किस पे, फैक्ट्री पे। सबसे पहले जो इनकी 1812 की बात है, रॉबर्ट टाउन ने जो एक्टिविटी की, इनकी जो एडवोकेसी ऑफ एसोसिएशन जो फ्लोरिश हुई वो हुई कोऑपरेटिव एंड इकोनॉमिकल सोसाइटी। ये वाली आपने याद रखनी है, कोऑपरेटिव एंड इकोनॉमिकल सोसाइटी जो इनकी फर्स्ट कोऑपरेटिव बनी। ओके, अब इनका जो एक्सपेरिमेंट रहा, ये बहुत सारे विलेज में गए, गांव में गए, वहाँ पे उनकी कम्युनिटी वे ऑफ लाइफ देखी, और वहाँ पे जो इनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ और फर्स्ट कोऑपरेटिव कम्युनिटी जो बनाई उनका नाम था विलेज ऑफ कोऑपरेशन। क्या बोला, विलेज ऑफ कोऑपरेशन या फिर सेल्फ सपोर्टिंग कॉलोनीज। ओके, अब ये कितनी है ये आप खुद देख लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, कितनी कॉलोनीज हैं, कितने मेंबर थे,
ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे पहले इनका आइडिया क्या था, एक उन्होंने कोऑपरेटिव एंड इकोनॉमिकल सोसाइटी बनाई, और दूसरा इनका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रहा था गांव में जाके, उनको बोला जाता है विलेज ऑफ कॉपरेशन या फिर सेल्फ सपोर्टिंग कॉलोनीज। ओके, और बहुत सारी इन्होंने कॉलोनीज और भी बनाई कोऑपरेटिव के बेस पे, सोशलिस्ट आइडिया के बेस पे, कैपिटलिस्ट आइडिया पे नहीं, कि हम वेलफेयर करेंगे लोगों की, नॉट फॉर द वेलफेयर, मतलब वेलफेयर करेंगे प्रॉफिट मोटिव से नहीं, सर्विस मोटिव से। ओके, बहुत सारी जो एस्टेब्लिश की थी उन्होंने कॉलोनीज जो कि कोऑपरेटिव के बेस पे थी, जैसे ऑर्बिस्टोन है, ठीक है, ये नाम आपने याद रखने, कौन कौन सी कॉलोनीज जो है रॉबर्ट टाउन ने स्टार्ट की थी। एक ऑर्बिस्टोन, रलाहाने जो आयरलैंड में है, क्वीन गुड जो है हैम्पशायर में है, ये इंपॉर्टेंट कॉलोनी उन्होंने एस्टेब्लिश की। ठीक है, अब इनका मेन रोल क्या है, डॉक्ट्राइन क्या है, इनकी फिलॉसफी क्या है। एक्चुअल में ये मानते थे कि जब तक इनने माना कि फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जब तक ह्यूमन जो एज ए ह्यूमन सोसाइटी में जब तक लोगों को हम हेल्प नहीं करेंगे, सेल्फ हेल्प नहीं करेंगे, तो एक इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होगा। इन्होंने ऐसा इन्वायरमेंट इंग्लैंड में क्रिएट किया कि मोस्टली जितनी भी, इवन देखो इनसे इंस्पायर होकर गवर्नमेंट ने रूल्स जो है वो बनाने पड़े कि वर्कर की वेजेस को बढ़ाओ और वर्किंग आवर को कम करो। तो कहीं ना कहीं गरीब लोगों का इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनका इन्फ्लुएंस जो काफ़ी ज़्यादा गरीबों पे पड़ा। और वर्किंग कंडीशन, उन्होंने बोला कि जो इन्वायरमेंट है वो, यहाँ इन्वायरमेंट के कहने का मतलब एटमॉस्फेयर ये वाला नहीं, इन्वायरमेंट कहने का मतलब इनका ये था कि वर्किंग कंडीशन जो है अच्छी होनी चाहिए वर्कर्स की, लिविंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए सब मैनकाइंड के लिए। ठीक है, और ये देखते थे कि जितने भी ह्यूमन बींग्स है सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखते थे। ओके, नेक्स्ट उन्होंने लेबर नोट जो है उनको भी इशू किया। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेबर नोट्स टू रिप्लेस द करेंसी एंड इन प्रैक्टिस एंड अवॉइड प्रॉफिट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि लेबर नोट्स उन्होंने इशू किए। इन्होंने एक क्या बनाया, मोस्टली लेबर एक्सचेंज जो है ये बनाया, जिसका नाम है नेशनल इक्विटेबल लेबर एक्सचेंज। ओके, ये क्यों इन्होंने लेबर नोट क्यों बनाए, ये इसलिए बनाए, दिस प्रैक्टिस लेड नीदर द मिडिल मैन देयर वाज नो मनी नॉट देयर वाज नो मनी, इसके लिए। ओके, तो कहीं ना कहीं लेबर नोट्स जब भी आएगा कि किसी ने इशू किए थे यूरोप में एट दैट टाइम, तो ये रॉबर्ट आउन याद रखना है सिंपल वे में। और दूसरी बात करनी है कि फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर के बारे में उन्होंने बोला, ये थी डॉक्ट्रिन एंड फिलॉसफी इनकी। और ये अपने कोऑपरेटिव इकोनॉमिकल सोसाइटी एक याद रखना है। इसमें याद क्या करना है, एक तो स्टार्टिंग में आ गया, एक इनका आइडिया मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके आइडिया से ही फर्दर जो थिंकर हैं वो डेवलप होंगे, उनकी थिंकिंग भी वैसे ही चलेगी। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं डॉक्टर विलियम किंग सेकंड नंबर पे, जो कि सोशलिस्ट थिंकर थे। ये भी काफ़ी जो है प्रभाव इनका पड़ा रॉबर्ट टाउन का। रॉबर्ट टाउन इंग्लैंड के थे, इनका जन्म जो डॉक्टर विलियम का हुआ है, जन्म के बाद ये कहाँ चले गए, ये भी इंग्लैंड में बॉर्न हुए, लेकिन ये बाद में चले गए मतलब ब्रिंगटन, वहाँ पे ये सेटल हो गए। रॉबर्ट डॉक्टर विलियम किंग ब्रिंगटन में जाके, और वहाँ पे इन्होंने जो आउनिज्म की फिलॉसफी, आउनिज्म मीन्स फिलॉसफी ऑफ द रॉबर्ट टाउन। ओके, वहाँ पे इन्होंने जाके देखा, वहाँ पे इंग्लैंड में जाके इन्होंने देखा कि काफ़ी सारे जो रॉबर्ट टाउन ने चलाई थी कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उनसे इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा ये हुए, और उन्होंने बोला कि हम भी ऐसा ही काम करेंगे सोसाइटी के लिए। प्रैक्टिकली ये क्या थे, कौन थे, ये मेडिकल डॉक्टर थे स्टार्टिंग में। ठीक है, और ग्रेट फिलासफर बोला जाता है इनको, और प्रैक्टिकल कोऑपरेटर जो बोला जाता है इनको बोला जाता है। और इनको प्यार से इनको क्या बोलते हैं, मतलब इंग्लैंड में पोर मैन्स डॉक्टर। ठीक है, अब ये डॉक्टर प्रैक्टिकली डॉक्टर थे, लेकिन पोर मैन्स डॉक्टर समझ गए कि गरीबों का डॉक्टर इनको माना जाता है। अब डॉक्टर हर तरीके से डॉक्टर, क्योंकि कोऑपरेटिव का उद्घाटन भी करेंगे। ओके, अब इनका जन्म कब हुआ, इंग्लैंड में हुआ, और मेडिसिन जो भी है, मेन फिलॉसफी इनकी वही सेम रही जो रॉबर्ट टाउन की थी। अब इन्होंने स्टार्ट क्या किया वो आपको इंपॉर्टेंट है कि इनका मेन जो कंट्रीब्यूशन रहा कोऑपरेटिव को लेके वो क्या था। ब्रिंगटन कोऑपरेटिव सोसाइटी इन्होंने स्टार्ट की। ओके, दो सोसाइटी उन्होंने स्टार्ट की वर्कर की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, जो गरीब वर्कर थे उनकी कंडीशन को ठीक करने के लिए। एक तो नाम है कोऑपरेटिव ट्रेडिंग एसोसिएशन जो 1827 में बनी, और ब्रिंगटन कोऑपरेटिव बेनिवोलेंट फंड एसोसिएशन जो है 1837 में फॉर्म की। ये दो इंपॉर्टेंट है जो डिफरेंट कलर में दी है, ये दोनों आपने याद करनी है।
ठीक है, कि जो डॉक्टर विलियम किंग थे उनकी दो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उनके रिलेटेड उन्होंने क्या काम किया। एक कोऑपरेटिव ट्रेडिंग एसोसिएशन, दूसरा आ गया ब्रिंगटन कोऑपरेटिव बेनिवोलेंट फंड एसोसिएशन। ओके, अब उन्होंने ये क्यों किया? ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन गाइडिंग द पीपल टू इंप्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशंस। ओके, और उन्होंने ये मानते थे कि हम सोसाइटी को तभी प्रमोट कर सकते हैं जब तक हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, तब तक सोसाइटी में कुछ नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट जो इन्होंने क्या काम किया वो देख लेते हैं। अब इनकी जो मोस्टली इन्होंने जितने भी कोऑपरेटिव चलाई वो इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्स, ठीक है, स्टोर की फॉर्म में बनाई उन्होंने, ठीक है, और बेचते क्या क्या थे ये, ठीक है, दे सेल डेली नेसेसिटी ऑफ टू देयर मेंबर्स, सम ऑफ द एसोसिएशंस वर द प्रोड्यूसर आल्सो। कुछ जो इनकी एसोसिएशन बनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके वो प्रोड्यूसर भी थे, और कुछ जो डेली रोजमर्रा की जो भी नेसेसिटी मेंबर को चाहिए, कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए, उनके लिए उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, इनका मेन आइडिया क्या था कोऑपरेटिव को लेके? डॉक्टर विलियम किंग का ये मानते थे कि म्यूचुअल प्रोटेक्शन ऑफ द मेंबर्स अगेंस्ट पॉवर्टी, गरीबी को दूर करना है तो उसके लिए जितने भी मेंबर हैं उनकी म्यूचुअल प्रोटेक्शन जरूरी है। उन्होंने फिर बोला कि द अटेनमेंट ऑफ द ग्रेटर शेयर कंफर्ट्स ऑफ द लाइफ, द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस बाय मींस ऑफ कॉमन कैपिटल होना चाहिए। अब इनका मेन रोल एक ये भी रहता है कि डॉक्टर विलियम किंग जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही हैं। इन्होंने एक पब्लिकेशन की, ठीक है, मंथली जर्नल जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम था द कोऑपरेटर। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है द कोऑपरेटर जो पब्लिकेशन है ये किसने लिखा है? तो ऑप्शन में से आपका आंसर जो है वो डॉक्टर विलियम किंग होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो है इसमें इतने काफी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जर्नल कौन सा लिखा और इनका मेन काम क्या रहा, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई। ओके, आल्दो मैंने जितने भी ये पॉइंट है ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने डिफरेंट कलर में दिए हैं, तो वो आपने नहीं छोड़ना है, बाकी तो पढ़ना ही है। ओके, नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर पे जो काफी इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने जो हमने पढ़े, बट पढ़ना है आपने। चार्ल्स फोरियर जो है इनको बोलते हैं फ्लेंसर स्कीम। अब इनका जन्म कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ, और इनकी देख लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या रहा। ये भी एक सोशलिस्ट स्कॉलर थे, सोशलिज्म पे बिलीव करते थे, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करते थे, और इनका मेन रोल क्या रहा इनके लिए? और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वर्स्ट सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर, उनसे काफ़ी दुखी थे इन पर्टिकुलरली, एंड जितने भी गरीब लोग थे फ्रांस के इन जनरल, तो काफ़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, उनको लेके बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त करते थे ये। ओके, अब जो इन्वायरमेंट था वो इतना कंडीसिव नहीं था ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एट दैट टाइम, तो इनको काफ़ी चिंता रही। अब इनका काम क्या रहा वो देख लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि ये भी चाहते थे कि जैसे रॉबर्ट ओवन ने अपनी इंडस्ट्री सेटअप की, वर्कर की कंडीशन को ठीक किया, मैं भी ऐसा करूंगा। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं रॉबर्ट ओवन का इतना प्रभाव पड़ा कि क्योंकि देखो इन्फ्लुएंस जब भी वर्ल्ड वाइड पड़ता है कहीं ना कहीं ग्रेट थिंकर फिलोसफर का मेन रोल होता है। अब गांधी जी ने आइडियाज दिए, बी.आर. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, तो आज की डेट में हम बात करते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें हैं, तभी हम लिबर्टी की बात करते हैं। जब तक आइडिया या नहीं होगा तो कॉमन मैन में इतनी थिंकिंग नहीं होती है कि वो आइडिया को डेवलप कर पाए। आइडिया तो होते हैं, लेकिन जब तक आप कहीं पब्लिश नहीं करते हैं अपने आइडियाज को तो बेकार आइडिया होते हैं, समझ गए। अब गांधी जी ने अपनी बुक लिखी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो उनके आइडियाज कहीं ना कहीं, गांधी जी तो चले गए लेकिन उनके आइडियाज आज तक भी हैं, और जब तक हम हैं, ओके, तब तक उनके आइडिया जो हैं वो सक्सेसफुल रहेंगे। ओके, वैसे ही जितने भी थिंकर हैं उनके आइडियाज कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट हैं, आज भी उनकी रेलिवेंस काफी ज्यादा मिलती है। ओके, उन्हें विश किया, इन्होंने ये चाहते थे चार्ल्स फोरियर कि हम एक न्यू इंडस्ट्रियल वर्ल्ड बनाएं, वो ऐसा होना चाहिए जैसे रॉबर्ट ओवन का न्यू मॉरल वर्ल्ड था। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? न्यू इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, इन्होंने बोला इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। अब जो रॉबर्ट ओवन थे उन्होंने बोला न्यू मॉरल वर्ल्ड। ओके, एज ए फ्लेंसर, ठीक है, फ्लेंसर किसको बोलेंगे? फ्लेंसर जो बोलेंगे वॉलंटरी डेमोक्रेटिक सेल्फ सफिशिएंट एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन विच द मेंबर लिव एज अ फैमिली एंड वर्क टुगेदर इन अ कॉमन वर्कशॉप। ओके, जिसमें घर वाले भी बैठ के काम करेंगे और सब मेंबर काम करेंगे, और इसमें मेन जो रोल रहा इनका प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का। ओके, ये इन्होंने फ्लेंसर
स्टार्ट किए। अब बाकी जितना भी ये दिया है कि इतने मेंबर्स, इतनी फैमिलीज इकट्ठी होकर काम किया, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने पढ़ लेना। मेन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैं वही डिस्कस करूंगा। ओके, बाकी उन्होंने इनका मेन रोल क्या रहा है, वो एक तो उन्होंने जो कोऑपरेटिव बनाई, एक प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव स्टार्ट की उन्होंने, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टार्ट की, लेबर कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव लिविंग इन्होंने स्टार्ट की। यूरोप की बात चल रही है। ओके, नेक्स्ट जो है रेफसन मॉडल, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो जो स्टार्टिंग में 2 डिस्कस किए, और ये रेफसन, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेफसन मॉडल ही इंडिया में अप्लाई हुआ था। ओके, जब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम बात करेंगे कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, तो रेफसन का कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, तो इसके लिए आपको बड़े ध्यान से देखना है इसको। ओके, रेफसन मॉडल जो है रूरल कोऑपरेटिव पे था, और इनका पूरा नाम क्या था, उनका नाम था FW रेफसन, फ्रेडरिक विंस्लो रेफसन बोला जाता है। इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 18 और मृत्यु इनकी हुई है 1888। ये किसी, देखो JKPSC ने आज तक कोई भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम JKPSC एग्जाम असिस्टेंट रजिस्ट्रार का कंडक्ट कराने जा रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो है ये इनकी डेट ऑफ बर्थ, और यही एक पर्सन है जिनके बारे में क्वेश्चन अदर स्टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ और क्या हुआ है। तो ये आपने देख लेना है क्योंकि इनका मॉडल इंडिया में अप्लाई हुआ था, बाकी के मॉडल अप्लाई नहीं हुए इतने जितने रेफसन के हुए हैं। तो इनके बारे में काफी डिटेल में आपको पता होना चाहिए। ओके, इन्होंने क्या किया, फर्स्टली ये जो रेफसन थे ये मिलिट्री में काम करते थे, लेकिन उन्होंने मिलिट्री कुछ देर तक, और उसके बाद उन्होंने मिलिट्री में छोड़ दिया। बाद में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, और उसके बाद ये क्या बन गए, ही सर्व्ड एज ए बर्गो मास्टर ऑफ वेयरबुश इन 1848, फ्लेमर्स फील्ड 1848 और हेडर्स डॉट इन 1848। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना, ठीक है। और रेफसन जो रिकॉग्नाइज करते थे कि हमारा मेन काम क्या होना चाहिए, एक कोऑपरेटिव वे वाज द ओनली सॉल्यूशन टू सेव द पोर, और गरीब लोगों को बचाने का एक ही रास्ता है, वो है कोऑपरेटिव, नहीं तो कैपिटलिस्ट इनको नहीं छोड़ेंगे। ओके, हिज कोऑपरेटिव एक्सपेरिमेंट कौन कौन से रहे, रेफसन के कोऑपरेटिव एक्सपेरिमेंट पढ़ने, क्योंकि एग्जाम में वही पूछा जाएगा ना जो उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा। अब ये तो नहीं पूछा जाएगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ, या फिर ये आल्दो पूछा है 1-2 एग्जाम में, बट ये नहीं पूछेंगे कि क्या काम करते थे, एजुकेशन कहाँ से की हुई। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उनका कंट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव में क्या रहा, उस पर ज्यादा फोकस आपका रहना चाहिए। रेफसन स्टार्टेड हिज कोऑपरेटिव एक्सपेरिमेंट एट फ्लेमर्स फील्ड वेयर ही एस्टेब्लिश, क्या एस्टेब्लिश किया उन्होंने, फ्लेमर्स फील्ड पोर पेजेंट्स सोसाइटी इन, ये आपने पूरी याद कर देनी कि कौन सी सोसाइटी का उद्घाटन उन्होंने किया, फ्लेमर्स फील्ड पोर पेजेंट्स सोसाइटी इन दिसंबर 1849। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट जो उन्होंने फाउंड की वो की उन्होंने 1854 में कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका नाम है हेडर्स डॉट बेनिवोलेंट सोसाइटी। ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 सोसाइटी जो मैंने अभी बताया, एक जो जस्ट हमने पढ़ा फ्लेमर्स फील्ड पोर पेजेंट्स सोसाइटी, एक ये नाम याद रखना आपने इनका एक्सपेरिमेंट, और हेडर्स डॉट बेनिवोलेंट सोसाइटी 1854, ठीक है। अब कितने मेंबर थे इनके, कब फाउंड हुई, ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, जो बहुत ही इजी से वे में आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने एक फाउंड किया, क्या बैंक किया, वो काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रेफसन ने जो बैंक को किया, हेडर्स डॉट एसोसिएशन ऑफ लोन बैंक। तो आपको पता होना चाहिए कि हेडर्स डॉट एसोसिएशन ऑफ लोन बैंक जो है ये किन्होंने स्टार्ट किया था, तो ये किसने किया, रेफसन ने। ओके, जितने भी कोऑपरेटिव मॉडल जो इंडिया में आएंगे ना वो भी इनके बेस पे ही रहेंगे, और इनको माना जाता है, इनको फेमसली बोला जाता है, किनको, रेफसन के मॉडल को लोकल क्रेडिट यूनियन ऑफ विलेज बैंक बोला जाता है, जो उनके बैंक वहां स्टार्ट हुए थे। ओके, नेक्स्ट फीचर क्या है, व्हाट इज द फीचर ऑफ द रेफसन मॉडल। अब देख लेते हैं इनकी फीचर क्या है। फीचर सबसे बोला इन्होंने कि रूरल कोऑपरेटिव जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। रेफसन ने जो बोला, अगर गरीब लोगों को, अगर आपको गरीब लोगों की हेल्प करनी है सच में, तो रूरल एरिया में देखो। जब तक रूरल एरिया में डेवलपमेंट नहीं होगी तब तक कुछ भी, एक जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, तो इंडिया में मोस्टली जितनी भी गवर्नमेंट आती है उनका मेन मोटिव होता है कि रूरल एरिया को कैसे इंप्रूव किया जाए। वैसे ही इनका रूरल एरिया क्योंकि
क्योंकि कहीं ना कहीं अर्बन एरिया में जितने भी लोग होते हैं या फिर जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो डेवलपमेंट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो रूरल एरिया होता है कहीं ना कहीं वो ड्यू टू सम कंडीशंस वो इतना डेवलपमेंट नहीं होता है, और लोग भी जो है उनकी थिंकिंग भी इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती है, और वो रीज़न यही रहता है कि कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी या फिर किसकी कमी, और गरीब लोगों को लूटा जाता है। समझ गए? तो इनका मेन मोटिव ये था कि कहीं ना कहीं जो रूरल एरिया में है उनको अवेयरनेस दी जाए, कोऑपरेटिव के बारे में सिखाया जाए, ताकि वो भी फॉरवर्ड आ सके और अपनी एक जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सके। ओके, और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे आर्टिसंस को या फिर ट्रेडर्स को बुलाया और उनके साथ रूरल कोऑपरेटिव का उद्घाटन किया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को ये पॉइंट लगा इसमें कि जितनी भी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ेंगे उसमें जो लाइबिलिटी आएगी वो लिमिटेड लाइबिलिटी आएगी। ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी। इधर आप अगर देखोगे रेफसन मॉडल जो है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो एमसीक्यू के लिए आपने याद रखना है, जब भी यही एक एक्सेप्शन है यहां पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी लिखा है, बाकी अदर मोस्टली जितने देखोगे 90% वहां पे लिमिटेड लाइबिलिटी लिखा है। यही एक मॉडल है जो रेफसन का मॉडल है, वहां पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये आपने दिमाग में क्लिक करके रख लेना है कि जब भी रेफसन का मॉडल आएगा तो आपने अनलिमिटेड लाइबिलिटी पे टिक करना है। ये थ्योरी नहीं आएगी, आपको सीधा एमसीक्यू आएगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी है या लाइबिलिटी है, रूरल कोऑपरेटिव बोला या फिर अर्बन कोऑपरेटिव पे उन्होंने बोला है। ओके, नेक्स्ट, ये ऑनेस्टी पे ज्यादा बिलीव करते थे कि अ पर्सन शुड बी वेरी ऑनेस्ट, और तभी जाके कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो चल सकती है। इन्होंने एक मॉडल स्टार्ट किया, वो था वन विलेज वन कोऑपरेटिव। और बाकी जो प्रिंसिपल इनके रहे, उन्होंने बोला साउंड कैपिटल होना चाहिए, नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन ऑफ क्रेडिट होना चाहिए, नेक्स्ट उन्होंने बोला एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट टू द रिजर्व, जितना भी आपका प्रॉफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन में आपने रिजर्व करके रखना चाहिए ताकि सोसाइटी में बाद में काम आए। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हो गया कि जितने भी मेंबर होंगे वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होंगे, ये इनका मेन प्रिंसिपल थे। ओके, अब देखते हैं रॉसडेल मॉडल क्या है। आल्दो रॉसडेल हमने पढ़ लिया है, लेकिन थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं ताकि आपको एक क्लियरिटी ऑफ थॉट हो जाए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। माना जाता है कि रॉसडेल जो है एक वुलन एंड कॉटन मिलिंग टाउन है, जो है कहां पे, लैंचायर हिल्स इंग्लैंड में। ओके, जस्ट वेट। ओके, रॉसडेल जो है एक वुलन कॉटन मिलिंग टाउन है जो कहां पे है, लैंकाशायर हिल्स इंग्लैंड में। ओके, ये प्रोनाउंसिएशन जैसे भी आप कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन पूछी नहीं जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो है में उनका उद्घाटन क्या कहा जाता है, इस पीरियड को, जब ये पीरियड चल रहा था रॉसडेल वाला टाइम 19th सेंचुरी, इसको माना जाता है कि ये दिस पीरियड वाज कॉल्ड एज द हंगरी 40s बाय द हिस्टोरियन। जितने भी हिस्टोरियन है, ठीक है, 19th सेंचुरी में, तो माना जाता है क्योंकि ये कब हो रहा है, 1840 के टाइम में, 44 में इनका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, रॉसडेल इक्विटेबल पायनियर सोसाइटी बनी थी 1844, जब आपको पता है। तो हिस्टोरियन मानते हैं दिस इज द हंगरी 40s। ओके, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको बताना चाहिए कि सोसाइटी जो बनी थी 1844 में बनी थी रॉसडेल सोसाइटी। अब प्रिंसिपल क्या है इनके, आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रिंसिपल टर्म है ये इनका ओरिजिन कहां से हुआ है। प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल हैज इट्स ओरिजिन लैटिन वर्ड प्रिंसिपम। ठीक है, अब प्रिंसिपम का मतलब क्या है, बेसिस। ओके, अब ये क्यों मैंने बताया, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव किसी और स्टेट में आया है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपम, इसका मतलब किस बेसिस पे। ओके, प्रिंसिपल मीन्स बेसिस, बाकी ये आप खुद पढ़ लेना, इतना काफी इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिस मतलब ये हुआ, प्रिंसिपल क्या होगा कि क्या क्या रूल जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के रहेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब हो गया क्या क्या रूल्स ऑर्गेनाइजेशन के रहेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न द लाइफ एंड एक्टिविटी ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, उनको बोलते हैं प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या क्या थे, इनका एवोल्यूशन क्या हुआ वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रॉसडेल प्रिंसिपल क्या थे ये हम देख लेते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जस्ट एक हाईलाइट करके देख लेते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए, रॉसडेल प्रिंसिपल जो थे, और ओपन मेंबरशिप, लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन शेयर कैपिटल, पैट्रोनेज डिविडेंड, कैश ट्रेडिंग होनी चाहिए, एजुकेशन टू द मेंबर्स, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी, सप्लाई ऑफ प्योर एंड अनअडल्टरेटेड गुड्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे प्रिंसिपल थे। आल्दो हमने प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं, आईसीए प्रिंसिपल जो आज की डेट में जो आपने याद करने हैं 1995 अमेंडमेंट के बाद,
इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने, वही आपने याद करने हैं, बट ये आपको पता होना चाहिए। अगर एमसीक्यू में आ गए तो आप अगर 7-8 पता होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द कॉपरेशन, क्योंकि ये फर्स्ट जो टॉपिक था आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो था कोऑपरेटिव सोसाइटी का वर्ल्ड वाइड, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम शिफ्ट करेंगे इंडिया में कोऑपरेटिव का क्या हो रहा है, जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे। अब बेनिफिट क्या है कॉपरेशन का, अगर इकोनॉमिकली देखेंगे तो ठीक है, मतलब जो कॉपरेशन बनी है कोऑपरेटिव का है, इनको डिसाइड किया जाता है कि 3 कैटेगरी में इनका बेनिफिट को देखा जाता है, एक इकोनॉमिकली, सोशल और मॉरल या फिर एथिकली। सबसे पहले देख लेते हैं इकोनॉमिकली कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का इकोनॉमिकली क्या प्रॉफिट होता है। सबसे पहले जो है मेन प्रॉफिट जो है वो है एम टू सेटिस्फाई कॉमन इकोनॉमिक नीड्स, प्रोवाइड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, एक्ट एज ए शील्ड फॉर द पोर एंड वीक, an ideal ecosystem, bridge the gap between the haves and have-nots, elimination of middleman activity, serve at a reasonable cost, encourage the practice of thrift and savings, represent collective ownership and properties, ensure the economic democracy. Okay, ये सारा इकोनॉमिकली जो प्रॉफिट रहता है किसका रहता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का और कॉपरेशन का। अब इन्होंने बोला सोशल वे में अगर देखेंगे सोशली, क्योंकि ये क्यों मैंने बता रहा हूं, क्योंकि आपको इंटरव्यू में ये काम आ सकते हैं कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द कॉपरेशंस, इकोनॉमिकली आप बेनिफिट बता दें, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है कि ताकि आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाए कि इकोनॉमिकली कॉपरेशन का क्या बेनिफिट है। तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज द इंटरव्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन किया मिडलमैन को, रीजनेबल कास्ट पे हम जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी से हम प्रोडक्ट जो है वो दे सकते हैं, और डेमोक्रेटिकली जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सोशल पर्सपेक्टिव क्या रहता है, सोशल पर्सपेक्टिव ये रहता है कि हम क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं किसको, ट्रेनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप को। ओके, डेवलपमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने पढ़ा कि ओपन मेंबरशिप है, कोई भी किसी भी जाति प्रजाति का मेंबर इसमें ज्वाइन कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। अगर कोई गरीब इंसान भी है, वीकर सेक्शन से भी है, तो कहीं ना कहीं उनकी डेवलपमेंट अपलिफ्टमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, प्रिजर्वेशन ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, देखो आर्टिकल 21 भी क्या बोलता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर देखोगे कहीं ना कहीं आइडिया यही रहते हैं कहीं ना कहीं थिंक करके। आर्टिकल 21 क्या बोलता है, उसमें भी आता है कि राइट जो डिग्निटी लाइफ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको प्रिजर्व करना काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि सोशल एस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं कॉपरेशन का। नेक्स्ट है कलेक्टिव स्पिरिट ऑफ बेटरमेंट, सोशल हार्मोनी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव में रहती है, और सोशल वेलफेयर भी इनका मोटिव होता है, और सोशल चेंज कहीं ना कहीं चेंजिंग। देखो अगर कोई एक पर्सन जो गरीब पर्सन है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करता है, 100 रुपये में स्टार्ट करता है, तो एक टाइम आएगा वो 1000 रुपया दिन में कमाएगा, तो कहीं ना कहीं सोशल चेंज तो दिखेगा, समझ गए। और वो कहीं ना कहीं वही इंसान वेलफेयर कर सकता है, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाएगा, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी क्या होगी, सोसाइटी जुड़ गई ना, लिंक होगी कोऑपरेटिव सोसाइटी की वजह से। बेनिफिट तो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी का दिखता ही दिखता है, और सोशली भी एक उनका जो एंगल होता है लोगों का देखने का उस पर्सन के प्रति, वो कहीं ना कहीं चेंज दिखता है जब आप कहीं पहुंच जाते हो सोसाइटी में। ओके, तो कहीं ना कहीं कोऑपरेशन का काफी ज्यादा रोल है। एथिकली अगर हम बोलें व्हाट इज द एथिकल पर्सपेक्टिव या बेनिफिट ऑफ द कॉपरेशन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये ह्यूमन वैल्यूज जो है उसको मेंटेन करके रखता है। बिल्ड अनसेल्फिशनेस, देखो इसमें सेल्फिश तो है नहीं, सबसे बड़ी बात है आप सर्विस मोटिव कर रहे हो, ठीक है, सर्विस मोटिव ही आपका काम है सोशल वेलफेयर के लिए। तो इसमें आप प्रॉफिट की बात ही नहीं करते हो, तो जब भी आप प्रॉफिट की बात नहीं करते हैं यू आर, इट मीन्स यू आर क्या है, आप सेल्फिश नहीं है, तभी तो प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, ये एथिकल पर्सपेक्टिव है। ओके, रिवार्ड फॉर द ऑनेस्ट, कोऑपरेटिव स्पिरिट और बेटर होप फॉर द प्रोग्रेस, और कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि एथिकली सोसाइटी जो है डेवलप हो, बेटरमेंट हो सोसाइटी में, उसके लिए आप काम करते हैं। ओके, ये था आपके आज का लेक्चर जो काफ़ी लंबा था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं आ सकते हैं। आपने काफ़ी फोकस करना है रॉबर्ट ऑन के बारे में, जिनको बोला फादर ऑफ कॉपरेशन, डॉक्टर विलियम पोरमैन्स, डॉक्टर चार्ल्स फोरियर के बारे में, रेफसन मॉडल, रॉसडेल मॉडल। रॉसडेल मॉडल ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन ये आपने सब पढ़ लेना। ओके, और खासकर जो मैंने अलग अलग कलर में इसमें डिज़ाइन किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर आपने ज़्यादा ध्यान देना। इसकी PDF आपको मिल जाएगी JK एग्जाम क्रैकर टेलीग्राम ग्रुप पे,
और एमसीक्यू हम नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे, जो एमसीक्यू जितने भी हमें एक सेक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है कोऑपरेटिव पर्सपेक्टिव जो है उस पर एमसीक्यू लाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हम लाएंगे वो कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, देन हम जम्मू कश्मीर के एक्ट को डिस्कस करेंगे और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जितनी भी है उसमें कोऑपरेटिव बैंक, आरबीआई, नबार्ड, स्कीम्स, एनसीडीसी सब हम खत्म करेंगे। आपने चिंता नहीं करनी है, आपने बने रहना हमारे साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।